कुछ मुस्कुराहटों के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। यह कथन जॉन कीट्स की लाइफ पर एकदम सटीक बैठता है। उनकी पोएम्स को पढ़ने के बाद हमें कभी एहसास ही नहीं होता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम दुख दर्द, तमाम भीषण हालातों का सामना किया था। मैं हूं अनिल, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज का जो टॉपिक है वो जॉन कीट्स की बायोग्राफी है। यूपी पीजीटी और कुछ अदर एनबीएस केबीएस जैसे एग्जाम्स में अच्छे से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जामिनर्स जो रहते हैं पेपर बनाने वाले, उनके लिए भी एक फेवरेट टॉपिक है और हम आज पढ़ेंगे इनकी बायोग्राफी को। मैंने आपको आसान तरीके से समझाने के लिए इसको क्रोनोलॉजिकली बनाया है और डिवीज़न किया है क्लियर, जिससे कि आप समझ सकें कि किस स्टेज में लाइफ में उनके क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई थी। तो बात करते हैं कि जब इनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन मान के चलिए इस टाइप का होता है जैसे कि स्माइल्स ड्रेंच्ड इन द रेन ऑफ टीयर्स। एक ऐसी घाटी जो कि मुस्कुराहटों से भरी है लेकिन वो आंसुओं की बारिश से एकदम भीगी हुई है। कहने के लिए तो मुस्कुराहटें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर आंसू भी हैं, जो कि हम देखेंगे क्या-क्या इनकी लाइफ में हुआ। His life was like a rainbow who appears with bright colors but soon is overshadowed by dark clouds. इंद्रधनुष की तरह वो चमकीले थे, लेकिन जो विपत्तियों के जो बादल थे उन्होंने उनको ढक लिया और उनकी पूरी चमक उन्हीं में दब के रह गई। अदरवाइज वैसे भी महान कवि में उनकी गिनती है, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी लंबी होती तो शायद कुछ ऐसे भी ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं उनके पेन से, जो कि हमें देखने को नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लिटरेचर में। जन्म हुआ था इनका 31 अक्टूबर 1795 को। पिताजी का नाम थॉमस कीट्स और माताजी का नाम फ्रांसिस जेनिंग्स। अपने भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने एक स्कूल प्राइवेट है एट एनफील्ड में था, जहाँ पर ये अपने भाई के साथ जाया करते थे। जो मेन सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर मैथ, साइंस, लैटिन, फ्रेंच, ये सब उनको पढ़ाया जाता था। प्राइमरी एजुकेशन में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उनकी दोस्ती, जो कि स्कूल के जो ऑनर थे, उनके बेटे से इनकी दोस्ती हुई थी, चार्ल्स काउडन क्लार्क। और यह दोस्ती उनकी ताउम्र चली और काफ़ी मदद इन्होंने की काउडन क्लार्क ने बहुत सारी भीषण परिस्थितियों में। पिताजी की मौत इनके हो जाती है जब ये सिर्फ 6 महीने के एडमिशन के टाइम ही हुआ था एनफील्ड स्कूल में। 6 महीने ही गुजरे थे पढ़ते हुए कि इनके पिताजी एक घोड़े से गिर गए और वहाँ पर ऑन स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। इनकी माताजी ने, क्योंकि यूरोपियन कल्चर है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, शी रीमैरिड विदिन 6 मंथ। शादी भी कर ली उन्होंने और दोबारा से उनका वहाँ डिवोर्स हुआ। डिवोर्स होने के बाद फिर से वो अपनी माँ के पास आ गईं। और जो इनके पिताजी से जो एक विल बनी थी, इनके नाना जी की एक्चुअली विल थी, तो उससे इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। जो और पारिवारिक सदस्य थे, बड़ी चालाकी से उन्होंने फ़ायदा उठाया और इनकी माँ इतनी होशियार नहीं थी और ये छोटे ही थे, तो इनको कुछ ख़ास उससे नहीं मिल पाया। स्कूल के दिनों की बात की जाए तो ये अच्छे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे बट मेहनती थे। और जो डाउन ट्रोडन या जो वीक स्टूडेंट्स थे और जिनको बड़े स्टूडेंट बुली किया करते थे, उनके खिलाफ ये खड़े होते थे। काफ़ी इनके अंदर साहस था। और स्कूल के दिनों में ही इन्होंने जो वर्जिल जो पोएट हैं, उनका जो एपिक है एनिड, उससे इन्होंने कुछ हिस्सा प्रोज में ट्रांसलेट भी किया था। कुछ दिनों बाद इनकी माताजी का भी देहांत हो जाता है मार्च 1810 में। और जैसे ही माताजी का देहांत होता है तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं बचता इनके लिए, ना माँ ना पिता। और ये छोड़ दिए जाते हैं अपनी नानी के बलबूते, वही बेचारी जो कि बूढ़ी खुद हो चुकी हैं और किसी तरह से इन्हें इनके भाई बहनों को वो पालती हैं। जब उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने क्या है, एक पड़ोसी महिला, दो महिलाएं होती हैं, उनको वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देती हैं और कहती हैं कि हमारे बच्चों को आप पालिए। तो उन्हीं की जो इन्फ्लुएंस रहता है और उन्हीं इन्फ्लुएंस में आके इनकी नानी इनको स्कूल से निकाल लेती हैं और इनको भेज दिया जाता है
अप्रेंटिसशिप के लिए, सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए मेडिकल लाइन में। इनके पास भेजा जाता है टॉमस हैमंड, सर्जन का जिनका पेशा है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था कि जॉन कीट्स की जो अप्रेंटिसशिप थी वो किस डिपार्टमेंट में थी या क्या काम उन्होंने सीखा सीखा था। तो वो है अपोथिकेरी, मतलब दवाएं बनाना, बेचना, या मेडिकल लाइन कह सकते हो। और इसी टाइम पर ही उन्होंने उनका जो रुझान था वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। काफ़ी टाइम पर वो पढ़ते थे और बीच-बीच में अपना जो दोस्त है उनका काउडन क्लार्क, उसके पास जाया करते थे। महीने में 5 या 6 बार वो पहुँच जाते थे और दोनों साथ-साथ बैठ के पढ़ते थे। कभी उन्होंने एडमंड स्पेंसर की जब फेयरी क्वीन पढ़ी तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसी से प्रभावित होकर ही उन्होंने जो इनिशियल पोएम्स जो लिखी, तो सबसे पहली उनकी पोएम का नाम ही यही था, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, क्योंकि फेयरी क्वीन पढ़ के बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। उसके बाद उसी टाइम पर इन्होंने कुछ और पोएम्स भी लिखी हैं जो कि इनका नाम है ऑन डेथ, फिल फॉर मी अ ब्रिमिंग बाउल एंड टू बायरन। तो ये इनकी इमेच्योर पोएम्स कह सकते हैं क्योंकि 18 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा टैलेंट का भी इनका ग्रो अप नहीं हुआ था। और उसी तरह से इन्होंने इमिटेशन की है स्पेंसर की, नाम भी वही रखा पोएम का। बाकी जो राइटर्स थे उनका भी प्रभाव इन पर पड़ा था। फिर क्या होता है, जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये पहुँचते हैं क्योंकि इनके जो सर्जन हैं, जो इनको सिखाने वाले थे टॉमस हैमंड, उनसे झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद टाइम तो 5 साल के लिए था सीखना, लेकिन 4 साल में ही वहाँ से ये अप्रेंटिसशिप छोड़ देते हैं और एक हॉस्पिटल में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन या सर्जरी जो भी ये करते थे, उस समय इनको सपने आने लगते थे परियों के या इमेजिनरी लैंड्स दिखते थे। कई बार वो ध्यान नहीं दे पाते थे अपने मरीजों पर। हालाँकि करते थे काम, लेकिन पूरी तरह से इनका मन वहाँ पर नहीं लगता था। कह सकते हैं कि ही वाज़ आउट ऑफ प्लेस देयर। उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा था। तो धीरे-धीरे उन्होंने किसी तरह से फिर भी एग्ज़ाम पास किया। एग्ज़ाम पास करने के बाद वो अच्छे से काम करने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता उसमें इनको मिलती नहीं दिखी, क्योंकि मेन इनका जो टारगेट था, मन लग रहा था, वो पोएट्री में था। फिर इनके जो फ्रेंड्स थे, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पर था और यूँ कहिए कि जो ड्रास्टिक चीज़ें थीं, जैसे मम्मी की डेथ, पिताजी की डेथ बहुत पहले इनकी हो गई और गरीबी थी, कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं था। रिश्तेदारों ने इनकी प्रॉपर्टी एक तरह से हड़प ली और ये ऐसे ही थे, तो इनके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इनको सहारा दिया। तो उन दोस्तों में जो सबसे नंबर 1 नाम आता है, वो है ली हंट का। ली हंट ने इनका एक मॉडल और गाइड बन के काम किया कुछ शुरुआत में कुछ महीने, और उनके इन्फ्लुएंस में आकर ही इन्होंने एक पोएम लिखी थी एंडीमियन। एंडीमियन को लिखा, काफ़ी लंबी पोएम थी। उसके बाद क्योंकि ली हंट एक मैगज़ीन का पब्लिश किया करते थे, जिसका नाम था एग्ज़ामिनर, तो उसमें इन्होंने जॉन कीट्स की कुछ छोटी-मोटी पोएम्स जैसे ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी शामिल है, और सॉलिट्यूड अपनी मैगज़ीन में जो है प्रकाशित की। दोस्तों की राय में आकर के इन्होंने अपना, क्योंकि मेडिकल करियर में ध्यान लग नहीं रहा था, छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने आप को डिवोट कर दिया पोएट्री में। वैसे तो कहने के लिए कुछ भी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये डिसीजन उनका कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज़ ग्रेट लैक ऑफ मनी इन हिज़ लाइफ। और मेडिकल लाइन चाहे वो पहले हो या आज हो या आने वाले टाइम पर, बीमारियां जनरल होती हैं और इनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, एज अ पोएट आज हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन साथ साथ वो किया जा सकता था। वो अगर करते रहते मेडिकल प्रैक्टिस, तो जो बाद में जो उनको हार्डशिप्स आई गरीबी की वजह से, वो शायद नहीं आई होती और वो अच्छे से और लिख पाते। आगे देखते हैं। फर्स्ट जो उनका वॉल्यूम है वो पब्लिश हुआ है उस 1817 में, जिनमें 17 सोनेट्स थी, 3 एपिशल्स। एपिशल्स मतलब होता है लेटर टाइप जो किसी को लिखते हैं, और कुछ और छोटी मोटी पोएम थी जिन पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था स्पेंसर का। मिल्टन और हंट का भी इन्फ्लुएंस था, जिनके ये दोस्त थे अच्छे। और ये जो वॉल्यूम था ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लोगों ने इसे बहुत अच्छे से पसंद नहीं किया। इट वॉज रिसीव्ड कोल्डली, और ज़्यादा लोगों को मज़ा नहीं आया इसे पढ़ने के बाद।
तो कुल मिला के जिस उम्मीद से मेडिकल लाइन छोड़ के इस लाइन में वो आए थे, नाम कमाने, कुछ ना कुछ पैसा कमाने का भी मोटिव रहता है हर किसी का, तो वो इनका यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर एंडीमियन लिखते हैं ये। एंडीमियन का सपना इनका एक लंबी पोएम लिखने का बहुत पहले से था। काफ़ी मेहनत से इन्होंने उसको कंपोज़ किया। 1818 में उसको पब्लिश कराया, लेकिन जैसे ही पब्लिश कराया तो उसपे जैसे एक जानवर की डेड बॉडी पर जो वल्चर्स अटैक कर देते हैं, उसी तरह से इनकी एंडमियन पे अटैक किया गया। जो 3 मैगज़ीन्स थीं, ब्लैकवुड, ब्रिटिश और क्वार्टरली रिव्यू, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज़्म की इसकी। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि ये ली हंट के करीब थे और ली हंट खुद एक मैगज़ीन निकालते थे, तो इनकी आपस की भी एक जो बिज़नेस कॉम्पिटिशन था, कह सकते हैं। हर कोई चाहता है अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना, तो हेल्दी कॉम्पिटिशन ना होकर के वो नेगेटिव थी। तो ली हंट की वजह से भी कहीं न कहीं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया और उसी क्रिटिसिज्म में इनकी अच्छी खासी पोएम, जिसकी पहली लाइन ही इतनी अच्छी है कि ट्रुथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रुथ। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आई। और जो ब्लैकवुड मैगज़ीन के जो संपादक थे, उन्होंने ये तक लिख दिया था कि इट इज़ बेटर एंड वाइज़र टू बी स्टार्व्ड अपोथेकेरी देन अ स्टार्व्ड पोएट। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर के रूप में भूखों मर जाना ज़्यादा अच्छा है एक पोएट बनने से। पोएट बन के भूखों मरने से अच्छा है कि डॉक्टर बन के भूखों मर जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस और भी नहीं चल रही थी उनकी। तो एक सजेशन भी दे दिया उन्होंने, सो बैक टू प्लास्टर्स, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस मिस्टर जॉन। जॉन कीट्स, आप वापस फिर से दवाइयों की तरफ जाइए, क्योंकि पोएट बनना आपके बस की बात नहीं है। तो एक यंग पोएट जो कि एस्पायर करना चाह रहा है, दुनिया में अपना नाम कमाना चाह रहा है, उसको इस तरह से क्रिटिसिज्म मिलेगी, जाहिर सी बात है उसको अच्छा नहीं लगेगा। और ये इसका उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और जो परेशानियों की बात करें तो इनका एक भाई अमेरिका चला जाता है, जॉर्ज। दूसरा भाई जो टॉम है, उसे ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको इन्होंने बहुत सिंसियरली इलाज किया है। ना माँ है, ना पापा हैं, नानी बूढ़ी हैं, वो साथ दे रही हैं जैसे भी। तो इन्होंने काफ़ी उसकी नर्सिंग की, और नर्सिंग के दौरान ही हम कह सकते हैं कि क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक कंटेजियस डिसीज़ है, फैल जाती है साथ रहने से, तो कहीं न कहीं इनको शुरुआत में वहीं से कुछ सिम्पटम्स दिखने लगे। और उसी टाइम पर इन्होंने अपनी एक जो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस पोएम है हाइपरियन, वो कंप्लीट की। कंप्लीट तो नहीं हो पाई, शुरुआत की, क्योंकि हाइपरियन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इट्स अ फ्रैगमेंटेड पोएम। भाई इनके फिर भी नहीं बचाए जा सके, ही डाइड इन 1818। उसी साल ये एक लड़की थी, फैनी ब्राउन, उसके ये संपर्क में आए। काफ़ी, क्योंकि लैक ऑफ मनी एंड जो इलनेस है इनके पास भी आ चुकी थी अपने भाई की, ट्यूबरकुलोसिस के कुछ सिम्पटम्स थे, तो काफ़ी हेजिटेशन था। फिर भी इन्होंने कुछ समय बाद उसको प्रपोज़ किया और इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। आगे कहानी बढ़ती है, क्योंकि मनी की हमेशा दिक्कत रही इनके पास, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, तो इन्होंने कुछ मैगज़ीन्स के लिए ड्रामेटिक रिव्यूज़ भी लिखे। 2 प्ले भी लिखे हैं, ओथो द ग्रेट एंड किंग स्टीफन। दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि ड्रामेटिक कैलिबर इनका नहीं था, ही वाज़ अ पोएट। फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हिच ईयर फ्रॉम जॉन कीट्स लाइफ वाज द प्राइम ऑफ हिज पोएटिक क्रिएशन। तो द आंसर इज 1819। 1819 का जो वर्ष रहा वो इनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा रहा। जो इनकी ग्रेट ओड्स हैं वो इसी वर्ष में लिखी गई। धीरे धीरे इनके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ने लगे, तो पैसे की कमी थी, ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा मेंटल रेस्ट भी इनको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब इंसान के पास खाली जेब होती है तो बहुत सारे लोग, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कद्र नहीं करते हैं। तो वही हाल इनका था। और भाई को नर्सिंग करने का एक तरह से, हालांकि उन्होंने अच्छा किया, अपने भाई की सेवा की, बट उसका फ़ायदा इनको नेगेटिवली ही मिला। फिर सेकंड वॉल्यूम जो है इनका पब्लिश होता है, तमाम परेशानियों से जूझते हुए। पैसा नहीं था, फिर भी इन्होंने अपने आप को जारी रखा, लिखने में लगाए रखा। और 1820 में इनका एक वॉल्यूम पब्लिश होता है, जिसमें ये जो पोएम लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज और ओड्स, हाइपरियन, ये सब पब्लिश होती हैं।
और यह वाला जो वॉल्यूम था इनका क्रिटिकली अक्लेम हुआ, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ें की। उतना पैसा लेकिन नहीं आ पाया जितना पैसा इनको चाहिए था अपनी बीमारी में लगाने के लिए या रेस्ट करने के लिए। और जो इनको तारीफ़ मिली, वो तारीफ़ अब काफ़ी कह सकते हैं उसको देर हो चुकी थी। क्योंकि अगर यही तारीफ़ उनको पहले मिल गई होती, तो उनका मोरल हाई होता, वो अपने आप को अच्छा फ़ील करते। लेकिन अब जो तारीफ़ मिल रही थी, तो कह सकते हैं कि उन शब्दों का अब इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही वाज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स ने इनको बताया कि आपके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं और इंग्लैंड की सर्दियाँ आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में आप जानते हैं कि साँस की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है ये। तो उन्होंने इनको एडवाइस किया कि इटली जाइए, इटली में जो एटमॉस्फियर है वो थोड़ा चेंज मिलेगा। तो इनके पास पैसा नहीं था। तो जो टेलर थे इनके पब्लिशर, इनका नाम था टेलर, उन्होंने किसी तरह से इनको एडवांस में पैसा दे दिया कि ठीक है, आप जाइए। तब जॉन किट्स जब वहाँ जा रहे थे तो इनको लग रहा था कि वापस नहीं आएँगे, इनको अपनी मौत दिखने लगी थी। तो इन्होंने एक वसीयत लिखी थी टेलर के लिए कि जो कुछ भी मेरी पोएम्स हों, उनका पब्लिशन से जो भी पैसा आए, जो भी हो वो आप रख लीजिएगा, और जो भी मेरे हिस्से की चीज़ें हैं, मेरी बुक्स मेरे दोस्तों में बाँट दीजिएगा। तो टेलर ने अब इनके साथ एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ सेबर्न, उसको भेज दिया, क्योंकि फॉरेन कंट्री का मामला था और ये बीमार थे। जोसेफ सेबर्न के साथ वो इटली पहुँचते हैं। इटली में इनको लगने लगा था कि हिज डेथ वाज़ अप्रोचिंग वेरी रैपिडली टू हिम। तो इन्होंने वहाँ पर कुछ बुक्स पढ़ी, अपने आप को सांत्वना दी। जो दवाई थी पेन किलर, उसको एक साथ पीना चाहा जिससे कि जल्दी मौत आ जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। काफ़ी गरीबी, हताशा, और जो इनकी प्रेमिका जिनसे एंगेजमेंट हो चुका था फैनी ब्राउन, उन्हें छोड़ने का गम, कुल मिला के एक मेंटल टॉर्चर ये सह रहे थे। उन मेंटल टॉर्चर में सहते-सहते इनको लग गया था कि ही इज़ अबाउट टू डाई। तो उन्होंने जोसेफ सेबर्न को एक ग्रेवयार्ड देखने के लिए भेजा कि जाओ भाई देख लो पहले से ही। और इनकी कब्र पर जो लाइन लिखी जानी थी, अंतिम जो एप्टप रहता है, वो इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब मैं मर जाऊँ तो ये लिखवा देना मेरी कब्र पे, और एडवांस में अपने जीते जी कब्र देखने के लिए भेज दिया। तो ये दिख रहा था उनको। और 23 फरवरी 1821 को जब उनकी मौत होने लगी, उनको लगा कि हाँ, अब साँसें जाने वाली हैं। तो उन्होंने जेसप जोसेफ सेवन को बुलाया और कहा कि मैं मर रहा हूँ, डरना नहीं, मैं बहुत ही साइलेंटली मर जाऊँगा, और बिल्कुल भी नहीं डरना। जोसेफ सेवर्न की बाहों में ही उन्होंने बहुत ही सादगी से और बहुत ही डिसेंट वे में दम तोड़ दिया। तो ये लास्ट में जो उनकी एक आशा थी, या यूँ कहिए कि इच्छा थी कि मेरे टॉम पर क्या लिखा जाएगा, तो लिखवा दिया गया, हियर लाइस वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो कि उन्होंने एक प्ले पढ़ा था बॉमोंट ऑफ फ्लेचर का, उससे उन्होंने थोड़ा पढ़ा है, तो उससे इन्होंने कन्वर्ट कर दी थोड़ी सी अपने हिसाब से। पूछा जाता है कि किस प्ले से ली गई, और ये भी पूछा जाता है कि किसका एपिटफ है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये थी कहानी जॉन कीट्स की लाइफ की, वन ऑफ द सैडेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश लिटरेचर। काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हालातों के मारे हुए थे। बहुत ही छोटा लाइफ स्पन रहा है इनका। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी पॉइंट्स थे मैंने कवर किए हैं। आगे मिलेंगे इनकी जो ग्रेट ओड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।